यस सर। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया नाकाड़े है और मैं आप सभी का सरकारी स्कूल .in और लीगल एड सोसाइटी NLU उड़ीसा के बिहाफ में आज की इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी अभी हमारा फर्स्ट पैनल डिस्कशन राउंड बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हुआ है एंड अब समय है राइट टू एजुकेशन के 10 इयर्स कंप्लीट होने पर ऑर्गेनाइज नेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के सेकंड पैनल डिस्कशन की ओर मूव करने का, जिसका टॉपिक है शैकल्स और विंग्स, व्हाट वी वांट टू गिव आवर डॉटर्स। खुला आसमान या घर की चार दीवारें, हम अपनी बेटियों को क्या देना चाहते हैं। जब राइट टू एजुकेशन 2009 में इनैक्ट हुआ था तो उसमें कुछ क्लॉसेस गर्ल्स एजुकेशन को लेकर भी थे। बिफोर RTE in 2006, 10.3% of girls between the age group of 10 and 14 were out of school, according to data. This rate declined to 4.1% in 2018. It means RTE is doing something for girls. But क्या ये काफी है? क्योंकि आज भी 15 से 18 साल की लड़कियों में 40% लड़कियां स्कूल नहीं जाती, जिनमें से 65% गर्ल्स हाउस होल्ड एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं, कई सारे फैक्ट्स हैं। इन 10 सालों में हमने कई सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, बट अभी भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आज की इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे। So, without any further delay, let me introduce our panelists to you all. Our first panelist is Miss Ashia Faruqi. Ashia Faruqi उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल अस्ती फतेहपुर में हेड टीचर के पद पर कार्यरत है। 2016 में जब आपकी इस विद्यालय में नियुक्ति हुई तो कई सामाजिक चुनौतियों के बीच आपने अकेले स्कूल के एनरोलमेंट को 8 बच्चों से लेकर आज की डेट में 256 स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया। हम मैम से उनकी इस जर्नी व इस दौरान आई समस्याओं के बारे में अवश्य जानेंगे। साथ ही हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आशिया फारूकी की स्टोरी हमारी वेबसाइट सरकारी स्कूल .in पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली स्टोरीज में से एक है। Ashia ma'am, we heartily welcome you in this conference. Thank you, Shreya. Our second guest is Ms. Pragya. Yes, ma'am. Our second guest is Ms. Pragya Parijat Singh. Ms. Pragya is the assistant professor at Jindal Global Law School. She did her LLB from Delhi University and her LLM from prestigious Cambridge University with specialty in international law. She is very actively working towards the issues related to human rights and child rights. She is very vocal towards issues related to girls, especially the education of girls. She is also the managing trustee of Vidhi Varaniam Foundation. Through her experiences and her studies in law, we will try to put light on impact on girls' education due to RTE. Pragya ma'am, we heartily welcome you in this conference. So till now, we have our one guest from teaching field and one from law. Our third guest is from the media field. She is Ms. Barsha Chabaria. Ms. Barsha Chabaria is the channel head of Salam Namaste Community Radio and also the North Vice President of Community Radio Association of India. Barsha Chabaria पिछले 18 सालों से रेडियो और कम्युनिकेशन की फील्ड में एक्टिव हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने उन्हें 2016 में अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए चलाए गए प्रोग्राम चक दे छोटे और 2019 में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने वाले प्रोग्राम सलाम शक्ति के लिए सम्मानित किया है। इसके अलावा भी उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Through her experiences, we will try to put light on the role of media in promoting girls' education. We also welcome you, ma'am, in this conference. Thank you so very much for having me here, and it looks like a wonderful platform. Thank you so very much. So, this is our beautiful panel. Now, without any further delay, let's move towards the discussion. First of all, I would like to go to Ms. Ashia Faruqi. Ma'am, are you there? Shreya? Ashia, ma'am? हाँ, Yes, Shreya, ma'am. hello. मैम जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में यस मैम आई एम गोइंग टू क्वेश्चंस। मैम जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपने अपने स्कूल का एनरोलमेंट अकेले ही 8 स्टूडेंट से 256 स्टूडेंट्स तक पहुंचाया। मैम इस दौरान खासकर लड़कियों को स्कूल तक लाने में आपने क्या कार्य किया और
किस तरह से सोसाइटी को आपने मोटिवेट किया गर्ल्स एजुकेशन को लेकर? मैम प्लीज टेल मी। बात जब लड़कियों की हो रही है, तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बेटियाँ ही वो होती हैं जो माँ-पिता का गुरूर होती हैं और पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, समाज को शिक्षित बनाती हैं, अपने भाई-बहनों का साथ निभाती हैं, माँ को प्रेम देती हैं और हर परेशानी में वो खड़ी रहती हैं। तो क्योंकि मैं बेटी हूँ और जब मैं उस स्कूल में पहुँची, तो वहाँ पर बेटियाँ नहीं थीं, बालिकाएँ नहीं थीं, बच्चियाँ नहीं थीं। तो श्रेया ऐसा हुआ कि मैंने जब इधर-उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे बहुत थोड़े से बस बालक ही दिखे स्कूल में। तलाश जारी करी मैंने, सब तरफ आस-पास ढूँढना शुरू कर दिया तो मुझे कुछ बच्चियाँ ऐसी मिली जो माँओं के साथ खेतों में जाती थीं, अपने भाई-बहनों को सँभालती थीं, जिन्हें स्कूल आने नहीं दिया जाता था। बाप की सख्ती और माँ के ऊपर काम का बोझ की वजह से वो अपने जीवन में शिक्षा से वंचित थीं। तो बस मैं लग गई उन बच्चियों को स्कूल तक लाने में, उसके लिए मुझे बहुत सारे प्रयास करने पड़े, बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ करनी पड़ी जिससे वो अट्रैक्ट हों पढ़ाई के लिए, स्कूल का माहौल बदला, बच्चियों का नामांकन किया, उनको पढ़ाई से जोड़ा, उनके माँ-बाप से बात करी, घर-घर गई, मिली और स्कूल का माहौल ऐसा कर दिया कि खुद ब खुद बच्चियाँ वहाँ आएँ और सबसे ज़्यादा उन्हें सुरक्षित वातावरण दिया। तो इस टाइम पर वो स्कूल जहाँ एक भी बालिका नहीं थी, 2016 में जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ एक भी बालिका नहीं थी। तो अब 2020 है, 2020 में वहाँ पर 150 बालिकाएँ हैं। तो ये मेरे वो प्रयास हैं जिनकी वजह से ये बालिकाएँ स्कूल में आ रही हैं और इनकी अटेंडेंस 90% भी रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। रियली मैम, हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स। और आई थिंक सभी टीचर्स को आपके कामों से सीखना चाहिए। जी मैम, नाउ आई ये है वुड लाइक टू कम। यस मैम प्लीज। ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बच्चियाँ होती हैं ना, ये बहुत प्यारी होती हैं और ये ऐसी होती हैं कि इनके साथ काम करना सबसे आसान होता है, बहुत कोमल होती हैं। बस ज़रूरत होती है इन्हें समझने की और इन्हें जगाने की। इनके अंदर पढ़ाई का शौक जब आप जगा देंगी ना, तो फिर ये रोके नहीं रुकेंगी, कुछ करके दिखाएँगी। बस हम सभी बुद्धिजीवों को यही करना है और ख़ास करके हम शिक्षक जो उस माहौल में हैं, जहाँ हमें ऐसी बच्चियाँ मिलती हैं जो कि ड्रॉप आउट होती ही होती हैं, तो हमें उनके अंदर शिक्षा की अलख जगानी है और जब शिक्षा का जो अक्षर होता है वो अस्त्र बनता है, तो फिर कोई भी डगर कठिन नहीं होती। जी। रियली मैम, बहुत सही बात कही आपने कि हमें किस तरह से लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। नाउ आई वुड लाइक टू कम टू मिस प्रज्ञा परिजात सिंह। हेलो मैम। Hi, Shreya. मैम, we talk so much ab- ma'am, we talk so much about girls' education and women empowerment. But what do you think? What Right to Education as an act is doing for the education of girls, and how it is bringing more number of girls to the schools? Ma'am. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी और अभिषेक भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, चूंकि मैं एजुकेशन के प्रोफेशन में काफ़ी नहीं हूँ एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ लॉयर, सो मे बी आई कैन नाउ से दैट आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स। लेकिन मैं एक अपना पर्सनल एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगी। 2009 में ये एक्ट आया था और मेरा एक केस चल रहा था डाइवोर्स और कस्टडी का पटियाला हाउस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ दिल्ली में, और एक कपल के बीच में कस्टडी और डाइवोर्स का ये मैटर चल रहा था। एंड इवेंचुअली हुआ क्या कि डाइवोर्स ग्रांट हो गया और जो औरत थी उनको कस्टडी राइट मिला बच्चे का और पिता को जो है विजिटेशन राइट्स मिले। एंड इवेंचुअली ये हुआ कि चूंकि उससे पहले ये जो महिला थी ये उसी मैट्रिमोनियल घर में रह रही थी बच्चे और पति के साथ, उन्होंने डिसाइड किया कि चूंकि अब डाइवोर्स हो रहा है तो शी विल मूव बैक टू सम अदर प्लेस। इवेंचुअली द जज साहब आस्क्ड कि आपका बच्चा कहाँ पे पढ़ता है और आपका यहाँ मैट्रिमोनियल होम कहाँ है। तो उन्होंने मैं बताया कि मेरा बच्चा जो है 12 खम्बा रोड पे जो एक मॉडर्न स्कूल है, काफी अच्छा प्रख्यात दिल्ली का कॉलेज है, बहुत ही रिनाउंड, और टू गेट एक्सेस टू मॉडर्न स्कूल 12 खम्बा रोड लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट उनके बच्चे को जो 25% जो बैकवर्ड क्लासेस के जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो ये EWC का एक प्रोविजन है वो मिला हुआ था और उसके थ्रू वीकर सेक्शन के थ्रू इनको ये कोटा मिला और उनका बच्चा वहां पे पढ़ रहा था। तो जज ने स्पेसिफिकली जब ऑर्डर डिक्टेट किया
तो उन्होंने ये बोला कि अगर ये महिला यहाँ से दूर चली जाएगी अपने मैट्रिमोनियल होम द्वारका, तो उसको कहीं ना कहीं अपने बच्चे को मॉडर्न स्कूल से हटाना पड़ेगा। और इतना उम्दा कॉलेज, इतना उम्दा स्कूल उनको बेसिक लेवल पे मिल रहा है कि मुझे नहीं लगता ये किसी भी हाल में एक अच्छा डिसीजन है। स्पेसिफिकली ऑर्डर में जज साहब ने ये चीज लिखवाई कि बच्चे को आप किसी भी हाल में स्कूल से बाहर नहीं निकालेंगे। वैसे ही बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ पे एक्सेस मिली हुई है, एंड इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो हस्बैंड है, हस्बैंड मेंटेनेंस थोड़ा और प्रोवाइड करेंगे टू एंश्योर, ताकि महिला ये यहाँ पे रेंट पे करके स्कूल की प्रॉक्सिमिटी में रहे। तो ये तो खूबसूरती है, ये तो सिफाकत है इस एक्ट की। और इससे पहले भी जो डिस्कशंस चल रहे थे उसमें आई हैव बीन लिसनिंग टू आवर रेवर्ड गेस्ट, और उसमें कुछ लोगों ने बहुत ही क्रिटिसिज्म किया इस एक्ट का, कुछ लोगों ने बहुत तारीफ की। बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है कि जो सीढ़ी होती है ऊपर तक जाने के लिए, उसमें पायदान धीरे धीरे करके जुड़ते हैं, और छोटी छोटी चीजें जो डॉट्स होते हैं वही आपकी एक चेन क्रिएट करती है। सो टू आउटराइटली से कि कोई जो एक्ट आया है वो बिल्कुल ही खराब है, ये कहना मेरे लिए पर्सनली इफ यू आर आस्किंग बहुत अच्छा मैं नहीं मानती हूँ। और कोई भी चीज जो एक समय समय पे बदलाव आए हैं उन्हीं ने इवेंचुअली जो है ड्रॉप आउट रेट्स को कम किया है और लिटरेसी लेवल को हमारे देश में स्टार्ट किया है। सो 2009 में ये एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ था, उस समय काफी क्रिटिसिज्म हुआ क्या अच्छा है क्या नहीं है, बट इवेंचुअली अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो एनरोलमेंट रेशियो है ये काफी बड़ा है, स्पेशली 15 से 18 साल के बीच में। हाउएवर दिस पर्टिकुलर एक्ट जो है वो बात करता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, इंक्लूडिंग बोथ द जेंडर्स, प्री एलिमेंट्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी भारत सरकार, जिसको इंश्योर करेगी स्टेट गवर्नमेंट। चूंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसका मतलब है कि यदि कोई भी विवाद होता है तो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एमिकेबली डिसाइड कर सकती है। बट क्या खोया क्या पाया 10 साल में, अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसके कुछ पॉजिटिव पहलू हैं और कुछ नेगेटिव पहलू हैं। कमिंग टू द पॉजिटिव साइड, सबसे पहली बात तो ये है कि एनरोलमेंट रेशियो काफी बड़ा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज हुआ है, और एक सशक्तिकरण का भाव आया है। महिलाएं, बच्ची जो बालिकाएं हैं वो बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं स्कूलों में जाने के। सबसे अच्छी चीज इस एक्ट में ये थी कि बोला गया था कि 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये स्कूल जो होंगे ये वो बनाए जाएंगे, ये एस्टैब्लिश किए जाएंगे, ताकि डिस्टेंस का इशू नहीं आए। ये सब हमको पता है कि दिल्ली या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है यहाँ पे तो हम बड़े कंफर्टेबली, सारी चीजें हैं, मेट्रो की सुविधा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी भी जो देश के हिंटरलैंड्स हैं वहां पे लोगों के लिए यही बड़ा मुद्दा होता है कि कैसे वो अपनी बेटी को इतना दूर भेज पाएंगे। तो डिस्टेंस के चलते बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर स्कूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी वजह से एक एनकरेजमेंट मिला लड़कियों को कि वो जाएं और वो वहां पे पढ़ पाएं। कुछ बेहद ही अच्छे प्रावधान है इस एक्ट के अंदर, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है कि 0 टॉलरेंस होगा टुवर्ड्स हैरेसमेंट। तो चाहे SC ST कैटेगरी से हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, किसी भी तबके से आए हो, किसी भी तरह का जातिवाद, किसी भी तरह का कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब नहीं किया जाएगा। 0 टॉलरेंस है उसके प्रति। अगर कभी भी कोई भी तरीके की कंप्लेंट होती है तो वहां का जो कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो बहुत ही स्ट्रांग रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बच्चियों को जो है बहुत ही इंकरेजमेंट मिला है, उनके पेरेंट्स को कहीं भी मानसिक संबल मिला है कि वो अपनी बेटियों को वहां पर बिना किसी स्ट्रगल, बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के स्कूल भेज सके। उन्हें पता है कि यहाँ अगर हम अपनी बेटियों को भेज रहे हैं 6 घंटे के लिए तो मेरी बेटी सुरक्षित है, मुझे पता है कि वो सही सलामत घर पे आएगी। ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत ही मल्टी फैसेटेड है। अगर आप देखें किस तरीके से 2016 का, स्टार्टिंग इट फ्रॉम, चाहे हम उसकी बात करें, ये अरुणा शानबाग के केस की बात करें, चाहे हम इन सारे रेप केसेस की बात करें, एवर सिंस जब से मैंने होश संभाला है मुझे लगता है ये केसेस बढ़ते ही हम देख रहे हैं। देयर इज नो डिक्रीज, या तो हो सकता है कि अब जो है केसेस ज्यादा रजिस्टर होने लगे हैं। तो इन जनरल टू से कि चीजें इंडिया में महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित नहीं है। 2 साल, 1 साल, 2 महीने तक की बेटियों के डॉटर्स के जो है रेप होते हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है लोगों की, इस तरह का जो जाहिलपन है, जो वहशियत है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स डेटर होते हैं कि क्या करेंगे पढ़ा लिखा के, इवेंचुअली इनकी शादी ही करानी है। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने भी बड़े प्रोएक्टिवली जो है स्टेप्स लिए हैं
कि वो एक सबसे पहले एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों के दिमाग में कि आप प्लीज जाइए और अपनी बच्चियों को आप एनरोलमेंट कराइए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इफ वी सी तो despite some issues, despite some criticism, there is still some things about which we can applaud। और हर बात के प्रति छिद्रान्वेषण करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। तो अच्छी चीजों की हमें तारीफ करनी चाहिए, और यही मेरा टेक है इस बात को लेकर। एग्जैक्टली मैम, एज वी से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो राइट टू एजुकेशन के भी पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं। एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारे प्रोविजंस को, और बहुत अच्छी बात कही कि राइट टू एजुकेशन तो एक स्टार्ट है और धीरे धीरे एक चेन बनती जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसा माना जाता है कि एक जिम्मेदार पत्रकार समाज का आईना होता है। हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत जुड़ी हुई है, मिस वर्षा छबारिया। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन 10 सालों में मीडिया का क्या रोल रहा है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आपने भी सोसाइटी से जुड़कर बहुत कार्य किए हैं। तो क्या अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कुछ बता सकती हैं कि मीडिया ने किस तरह से गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया है या सोसाइटी को मोटिवेट किया है टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन? वर्षा मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस मंच को धन्यवाद देना चाहूंगी, और बहुत सारे दिग्गज आज इसी एक मंच पर अपनी अपनी आवाजें जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक आवाज और एक आवाज, बहुत सारी आवाजें जब मिलती है तब जाकर एक ध्वनि बनती है, और ध्वनि से ही बदलाव होता है। और मैं रेडियो से हूँ तो ध्वनि की ही बात करूंगी। मेरा नाम वर्षा छबारिया है, एक रेडियो प्रोफेशनल हूँ। ये 18वां वर्ष है मेरा। पिछला एक दशक पूरा मेरा सामुदायिक रेडियो के साथ बीता है। और जैसा कि आपने एक्सपीरियंस की बात की, जी हाँ, अनुभव और एक्सपीरियंसेस सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। योर एक्सपीरियंसेस टीच यू, मेक यू लर्न न्यू थिंग्स बिकॉज यू आर योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन देम। तो ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, मुझे लगता है सभी लोग अपना अपना अनुभव जोड़ रहे हैं, और अनुभवों से बहुत सारी शिक्षा की लड़ी और कड़ी सब कुछ बनेगा। मैं अपना अनुभव यहाँ बांटना चाहूंगी। कम्युनिटी रेडियो पिछले एक दशक से मैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो के साथ जुड़ी हुई हूँ, और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इसके साथ करीबी बहुत करीब से काम करने का मौका मुझे मिला है। हमने एक प्रोजेक्ट किया था यूनिसेफ के साथ। कार्यक्रम का नाम था बचपन एक्सप्रेस, और इस कार्यक्रम के 2 मुद्दे थे, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना और चाइल्ड मैरिज, गर्ल चाइल्ड मैरिज की रोकथाम, बेटियों की निरंतर शिक्षा और बाल विवाह का रोकथाम। इसके लिए हमने अपने टारगेट एरियाज जो नोएडा गाजियाबाद के गांव हैं उनको लिया। हरोला, छलेरा, छजारसी, तुगलकापुर, होशियारपुर, निठारी, मसोटा, मखनपुर, कनावली, इस तरह के गांव। जब हम इनके स्कूल में टारगेट एरियाज में बेसिक एरिया में गए ये जानने के लिए कि बेसिक स्थिति क्या है, तो हमने ये पाया कि इन बच्चियों में खासकर सीखने की ललक बहुत है, और इसलिए क्योंकि वहाँ अभाव है। कहते हैं ना, जिस चीज की कमी होती है इंसान उसी के लिए ललायत होता है और उसी के पीछे दौड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसकी जरूरत की बात कर रहे हैं, प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो वो किस स्थिति में है ये जानना बड़ा जरूरी है। जब हमने बेसिक तरीके से इसको जानने की कोशिश की तो 2 अहम मुद्दे। एक, जब बच्चियों से पूछा गया कि शादी क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चियों का जवाब था वो जो हम सबको करना है, एक न एक दिन करना है। दैट मीन्स कि इनको पता है और इन्होंने एक्सेप्ट किया है, इन्हें समझाया गया है और इनके परिवार में यही चलता आया है कि भविष्य जो भी होगा शादी जरूर होगी। अगला सवाल, किस किस को पढ़ना है, किस किस को किताबें अच्छी लगती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा लगा जैसे आसमान गूंज पड़ा, मैं, मुझे करना है, मुझे करना है, इतनी आवाजें आई। इसका मतलब ये है कि इनके लिए शादी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन इनको एक्सेप्टेंस दिया गया है। दैट मीन्स अभी बहुत सारे प्रेजेंटर्स मंच पर और बहुत सारे दिग्गज शेयर कर रहे थे कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन जिस स्थिति में यहाँ पर आज है, हम डेवलप्ड कंट्री जरूर कहते हैं, लेकिन इंडिया के बहुत सारे पॉकेट्स आज भी ऐसे हैं जहां पर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। देश में आज भी हायर एजुकेशन में गर्ल्स कितनी ज्यादा हैं, वुमेन रेशियो कितना है, अगर आप वो देखें तो वो भी आपको आंकड़ा कम ही नजर आएगा। हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा वुमेन्स को या गर्ल्स को प्रमोट नहीं किया जाता है। और अगर आप स्थिति यहाँ देखेंगे रूरल एरियाज में, जैसे मेरा काफी समय रूरल एरिया में बीता है काम करते हुए, यहाँ कम्युनिटी मीडिया का पक्ष बताना चाहूंगी। कम्युनिटी मीडिया में एक्चुअली समुदाय, सम और उदय, इन दोनों शब्दों से बना हुआ है।
यानी कि समान रूप से हर किसी का उदय हो और प्रकाशमय हो। और हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो अगर शिक्षा में प्रकाश न हो तो उन्नति में अभाव होगा। इसलिए कम्युनिटी मीडिया का रोल है समुदाय में सभी पक्षों को जोड़ना। आज मंच पे जितने भी लोग हैं, अगर मैं कम्युनिटी मीडिया का पक्ष ले रही हूँ या उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरा कर्तव्य है आप सभी को कम्युनिटी मीडिया के साथ जोड़ना, ताकि जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात हम करते हैं वो सार्थक हो। रिजल्ट, अगर हम सब लोग कम्युनिटी में एडुकेटर्स को जोड़ें, मोबिलाइजर्स को जोड़ें, वॉलंटियर्स को जोड़ें और प्रॉब्लम सॉल्वर्स को जोड़ें, कम्युनिटी मीडिया यहाँ पर आपको काफी तरीकों से हेल्प करता है। जो हमने किया, मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगी। हमने शुरुआत की पेरेंट्स के काउंसलिंग की, हमने शुरुआत की उनसे समझने की कि क्यों 5वीं की कक्षा में ही ड्रॉप आउट होते हैं। ड्रॉप आउट इज अ वेरी बिग इशू, क्योंकि जैसे ही वो आपको नजर आने लगता है तभी आप समझ जाते हैं कि इतनी शिक्षा, 5वीं तक की शिक्षा इनके लिए काफी है और उसके बाद से इनके लिए जीवन का भविष्य कुछ और है। काफी सारे बच्चे घर के हाउस होल्ड कोर्स में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। कारण या तो घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसे कोई बीमारी है, या तो घर पे 3 से ज्यादा बच्चे हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन अफोर्ड करना या कोई और चीज अफोर्ड करना या इंटरेस्ट पाना, इस चीज का अभाव है। लैक ऑफ अवेयरनेस, इन्हें सिखाने के लिए, इन्हें समझाने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। आंगनवाड़ी में दीदियां होती हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी है, इनके जीवन में लाइफ स्किल्स एनहांसमेंट की कमी है। और जैसा कि कोई और साथी मंच पर शेयर कर रहे थे, lot of them are also found in involved in child labor or earning wages. Now the entire root cause is when they are away from education, there are reasons behind it: poor economic condition, lack of awareness, health hazards, enhanced family and making them involved in household chores, lack of interest from the family again. तो जरूरत यह है कि होलिस्टिक वे में ही आपको ऐसे लोगों को काउंसिल करना पड़ेगा। आपको अपने साथ एक बड़ी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। अब वो टीम कम्युनिटी मीडिया है तो कम्युनिटी से ही होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करती हूँ कि हमने ये जो लगभग 6 से 9 महीने का प्रोजेक्ट किया जो 1 साल तक गया, उसमें हम काफी सारे ड्रॉप आउट बच्चियों को वापस स्कूल में लाने में सक्षम हुए। वो इस तरह से हुआ कि हमने रेगुलर काउंसलिंग टीम बनाई। बहुत सारे लोग, अगर मैं इस मंच पर सभी लोगों को कम्युनिटी का हिस्सा मानूं, बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरी एडुकेटर्स के रूप में हमें ज्वाइन किया। बहुत सारे हेल्थ एडुकेटर्स ने हमें ज्वाइन किया ताकि इनको रेगुलर हेल्थ अवेयरनेस दी जाए। हमने रेगुलर स्कूल में जाकर रेगुलर वे में हफ्ते में 3 दिन हम जाते थे क्लासेस लेने के लिए, जहाँ पर हमने क्रिएटिव क्लासेस ली और उनको रेडियो पर आने का मौका दिया। देखिए, मीडिया आपका बहुत बड़ा प्रोत्साहन बन सकता है और सामुदायिक रेडियो एक परिवार जैसा होता है, राइट। और सामुदायिक रेडियो, जैसा मैंने कहा कि उसमें नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, हर एक की आवाज आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इंकरेजमेंट होता है जब एक बच्ची को एक कविता या एक कहानी के माध्यम से रेडियो पर आने का मौका दिया जाता है और जिस दिन वो अपनी ही आवाज सुनती है उस दिन उसे अपने अंदर का एक प्रकाश दिखता है। और यही उड़ान की शुरुआत है, जब आपको अपनी एक छवि नजर आए। और सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इम्तहान और भी है, आसमान के आगे और भी एक दुनिया होती है जिसे अंतरिक्ष कहते हैं, वहां भी आप मुलाकात कर सकते हैं। स्पेस इज अ बिगर वर्ल्ड, सो यू हैव टू स्टार्ट एक्चुअली। और ये स्टार्ट जो करना है वो आपको होलिस्टिक वे में करना पड़ेगा। आपको कम्युनिटी के और सारे पॉजिटिव स्टॉलवर्ड से भी जुड़ना पड़ेगा। हम चाइल्ड लाइन से भी बहुत एक्टिवली जुड़े हैं। चाइल्ड लाइन 1098 बहुत प्रचलित नंबर है और बच्चों की बढ़ोतरी के लिए काम करता है। ये एक्टिवली हमारे जोन में, गौतम बुद्ध नगर के जोन से हम जुड़े हुए हैं, जो कि साइमल्टेनियसली चाइल्ड हेल्थ पर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर, चाइल्ड मैरिज पर, चाइल्ड एजुकेशन पर, सभी पर काम करता है। तो सामुदायिक रेडियो का अर्थ ये है कि समुदाय के उत्थान के लिए, समुदाय के लिए, समुदाय के द्वारा ही काम किया जाए। और रेडियो एक ऐसा माध्यम है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे ये एक ऐसा मंच प्राप्त हुआ अपने जीवन में, जहाँ पर रेडियो केवल कहानियां सुनाने के लिए नहीं, कहानियां बदलने के लिए मंच बदल सकता है। तो सामुदायिक रेडियो जो है, इट इज अ मीडियम ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस, इट इज अ मीडियम टू ब्रिंग चेंजेस इन द कम्युनिटी। और ये जो कार्यक्रम, जिस बचपन एक्सप्रेस कार्यक्रम की मैं बात कर रही हूँ, over a period of 1 year we could see the number of rejoinees, जिन बच्चियों ने वापस से स्कूल ज्वाइन किया, वो धीरे धीरे बढ़ी। और फरथला, सोरखा, इन जैसे स्कूलों से मैं अपना अनुभव अगर आपको बताऊं, तो जब भी मैं स्कूल में जाती थी तो बच्चे अपनी अपनी जगह से उछल पड़ते थे और उन्होंने मुझे एक नया नाम दे दिया, रेडियो वाली दीदी आ गई। तो दीदी आज हम क्या सुनने वाले हैं, मुझे रेडियो पर सुनाना है, पिछला वाला कार्यक्रम कैसा था।
ये अपने लिए जब उत्साह खड़ा होता है तब आपको लगता है कि ये कितना ललायत है शिक्षित होने के लिए। और आसिया मैम की बात से ही ताल्लुक रखकर कहूंगी कि हर उन्नति के मूल में शिक्षा है, शुरुआत शिक्षा से ही होती है। अब वो शिक्षा मूल शिक्षा हो, क्रिएटिव शिक्षा हो या आर्ट की शिक्षा हो। हमारे इस पूरे कार्यक्रम में हमने लिटरेसी प्रोग्राम के साथ आर्ट लिटरेसी भी जोड़ा, बिकॉज यू नीड टू हेल्प दीज किड्स इन अ डिफरेंट वे, अंडरस्टैंड देयर बैकग्राउंड। जो जिस बैकग्राउंड से यहाँ आई हैं, इनको अवेयरनेस नहीं है, इनको मोटिवेशन नहीं है, इनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, और इनके दिमाग में इस कम उम्र में स्ट्रेस है, अलग किस्म का स्ट्रेस है। तो आर्ट हेल्प्स देम टू de-stress themselves, think, express, you know, expression is the best thing। जब आप वॉइस की बात करते हैं, मैं तो वॉइस फील्ड से हूँ, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, सारी मेहनत एक धरी की धरी हो जाती है। तो यू नो, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स शुड कम फ्रॉम दीज किड्स। बच्चे अपनी उम्र में खिलखिलाते होने चाहिए, एंड दे शुड बी ब्रिमिंग विद थॉट्स। इतने ज्यादा उनके दिमाग में चीज होनी चाहिए कि मुझे बड़ा होकर क्या बनना है। तो ये जो प्रयास था, मुझे लगता है कि मुझे खुद बहुत बड़ी सीख मिली कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, रेडियो में बदलाव अभी भी बाकी है। और कम्युनिटी मीडिया सभी क्षेत्रों से अलग इस प्रकार से है कि वो सभी क्षेत्रों को जोड़ने की क्षमता रखता है, सभी क्षेत्रों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, कम्युनिटी को मोबिलाइज करने की क्षमता रखता है, बदलाव लाने की क्षमता रखता है। तो थैंक यू सो वेरी मच। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस से मेरे अंदर, मैं जितनी बार भी साझा करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, मुझे लगता है कि कुछ कुछ जगहों में जब बदलाव नजर आते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है, और हमें लगता है कि हमें और भी एरियाज पर काम करना चाहिए। So lot of research is still to be done, lot of work is still to be done, lot of mobilization is still to be done, and we are just half the way। और सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इम्तिहान और भी है, आसमान को छूना है और शिक्षा के मूल से उन्नति को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के लिए। यस मैम, मैम रियली थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, एंड रियली हम सबको आपको बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि किस तरह से आप लड़कियों को कम्युनिटी से जोड़ रही है, उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है। रियली वेरी इंस्पायरिंग। मैं प्रज्ञा मैम के पास दोबारा आना चाहूंगी। मैम, गर्ल्स एजुकेशन इज वन सच इशू इन विच गवर्नमेंट एंड सोसाइटी took equal responsibilities. So what do you think government and society can together do something for girls? Do we need some more strict laws or some new policies, or the existing laws are enough? We only need to, implement them properly. What do you say? Okay, so you see, when we're talking about government, there are three pillars that have been primarily existing: the executive, legislature and the judiciary. But to say that media is not playing a role, ये गलत होगा, क्योंकि हमारे बीच वर्षा मैम बैठी हुई हैं, एंड शी इज अ परफेक्ट एग्जांपल इस चीज का कि किस तरीके से रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से आप कम्युनिटी को जोड़ सकते हैं अपने साथ, और आप एक डायरेक्ट उनके साथ वो क्रिएट कर सकते हैं संवाद, जो कि कहीं ना कहीं ये पेपर वर्क के बीच फंसा रह जाता है। तो मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा प्ले कर रही है इस चीज के रिगार्ड में। एंड देखिए, कानून बनाना और न्यायपालिका को उस चीज को इम्प्लीमेंट करना एक सही वे में, या नहीं होता है तो पेनल्टीज करना, ये चीजें चलती आ रही हैं, चलती आएंगी। हम हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया कानून बना सकते हैं, बट मुझे लगता है स्पेशली फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर्स पर्सपेक्टिव कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको जब भी बनाया जाता है तो उस समय के उस परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, टू द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज, उस समय लॉज बनाए जाते हैं। एक अंतर्निहित अच्छा लॉजिक होता है इसको बनाने का, लेकिन हो सकता है वो समय समय पर उसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत हो। तो रादर देन कि न्यू एक्ट या न्यू स्टैट्यूट बनाया जाए, जो एग्जिस्टिंग लॉज है हमारे पास उसमें हम बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं, दैट शुड बी द एंटायर प्रेरोगेटिव। उसमें हम समय समय पे यदि बदलाव ला रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि निर्भया वाला जब केस हुआ था तो उसकी वजह से 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया, या एक समय में सती सही माना जाता था, फिर 1986 में सती को अबॉलिश कर दिया गया। तो समय के हिसाब से देखा गया है कि कैसी जरूरतें हैं और तब तब चेंजेस लाए गए हैं। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस जो है लाए जा सकते हैं, और कुछ चीजों को एज इट इज रखा जा सकता है, keeping in mind the current scenarios whatever are prevailing now। When we are talking about solution centric angle, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। एज ऑफ नाउ हमारे पास आरटीई की 10 साल का अगर लेखा जोखा हम बयां करें तो क्या रियलिटी है? ड्रॉप रेट्स अभी भी बहुत ज्यादा हाई हैं। 75% जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं उनमें से मोस्टली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से हैं, इंक्लूडिंग SC STs, दलित्स एंड मुस्लिम्स।
तो कहीं ना कहीं वो जो पुराना जो वो वाला जो तबका है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, वो अभी भी पीछे ही है, वो अभी भी पूरी तरीके से इस एक्ट का बेनिफिट नहीं उठा पाए हैं। इकोनॉमिक सर्वे एनुअली प्रेजेंट करती है भारतीय सरकार, और अगर हम 2017-18 की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें अभी भी लिखा हुआ है कि 80% जो टीचर्स हैं जिनको लिया गया है, या जो अभी भी इन कॉलेजेस जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, 80% टीचर्स अभी भी प्रोफेशनली दे आर नॉट कम्पिटेंट कि वो पढ़ा सकें, वो इस तरह से क्वालिफाइड ही नहीं है कि वो पढ़ा सकें। तो मुझे लगता है, तो एक तो आप वो स्तर निर्धारित करिए कि आप किन टीचर्स को ला रहे हैं। आप रोल मॉडल्स ही अगर गलत ला रहे हैं, या अगर टीचर स्कूल में आके जो है बुनाई कर रही है या सब्जी काट रही है, तो बच्चे के ऊपर आप अच्छा एक इम्पैक्ट नहीं डालेंगे कहीं ना कहीं। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स में देखा गया है कि क्लास 8th के बच्चे जो है वो बेसिक क्लास 4th के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते हैं। सो इफ वी आर लुकिंग बैक, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉज बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, सरकारें आती हैं और अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के साथ जो है वो सारी चीजें वो करती हैं कि नहीं देखो हम तो ये लेकर आए, हम तो लेकर आए, वो सारी चीजें। बट rather than quantity, I think you should logically focus upon the quality. आप किस तरीके का जो एक स्तर क्रिएट कर रहे हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस एक्ट के हिसाब से ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एस्टैब्लिश हुए हैं जो स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड्स के लिए हैं। तो वहां एक सबसे बड़ा इशू जो आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो कॉमन कोएड स्कूल्स हैं वहां पे बाथरूम अभी भी कॉमन है, बहुत जगह तो टॉयलेट्स ही नहीं है, उस पे भी अगर टॉयलेट्स हैं तो मेल फीमेल के कॉमन टॉयलेट्स हैं। एंड कहना बहुत आसान है बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग भी इस लेवल पे आके कहीं ना कहीं बहुत कॉन्शियस होते हैं अगर हमें कॉमन वॉशरूम्स में जाना पड़े। नॉट जस्ट दैट, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, चूंकि हमारा सेक्स एजुकेशन बताया ही नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो जो बच्चों की एज होती है, एडोलेसेंट एज, जो वो प्यूबर्टी की एज अटेन करते हैं, वहां वो बहुत इंक्विजिटिव होते हैं। हमारे यहाँ बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाने से पहले 10 बार टीचरें सोचती हैं कि क्या इसे पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। तो ये बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक ट्रबल्स हैं जिनके ऊपर हमें पॉन्डर करना चाहिए। So when I'm talking about long term and short term goals मेरे हिसाब से सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल वो हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर अपनी बच्ची को वहां पे भेज रहे हैं तो आप ये महसूस कर सकें कि मेरी बेटी वहां सिक्योर है। पानी जो है उसको सुरक्षित पानी, सेफ पानी मिल रहा है, एक्सेसिबल होना चाहिए, ये सारी चीजें। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। तो आप स्कूल यदि खड़ा कर सकते हैं लेकिन आप एक टॉयलेट की सीट वहां नहीं लगा सकते, या आप एक बाइफरकेट करके चैम्बर नहीं कर सकते मेल और फीमेल टॉयलेट का, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लमैटिक है। बाहर के देशों में हम लोग गए हैं, वहां पे मेल फीमेल का टॉयलेट का इतना कंसेप्ट नहीं है, वहां पे कॉमन वॉशरूम्स होते हैं, क्योंकि उनके बेसिक्स इंटैक्ट हैं। वो जो है मेल फीमेल नहीं समझते हैं, वो एक कॉमन जेंडर समझते हैं कि वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हमारे देश में ये चीज नहीं है। तो सेक्स एजुकेशन, नॉट जस्ट दैट, शॉर्ट टर्म पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड बियॉन्ड एवरीथिंग, मुझे लगता है कि परिवार को, कम्युनिटी को, सरकारों को, जुडिशरी को, हर लेवल पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि यदि बेटियां नहीं पढ़ेंगी तो फिर उस घर में कभी भी अच्छा वो एक अच्छा घर कभी भी नहीं रह पाएगा। दे से कि द यूनिवर्स सेंटर्स अराउंड द वुमन, तो एक महिला अगर पढ़ी लिखी है तो पूरा खानदान पढ़ लिख जाता है। तो ये बहुत एसेंशियल है कि हम जो है उनको एजुकेट करें और अवेयर करें। सो अवेयरनेस बिल्कुल जो है उसको डंके की चोट पे करना चाहिए। आशा वर्कर्स हैं या जो कोर एरियाज में जाते हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ी और उड़ीसा के हिंटरलैंड्स की बात करें जो नक्सली इन्फेस्टेड एरियाज है, वहां जो टीचर्स जाते हैं लोकल भाषाओं का वो इस्तेमाल करें, वर्नाक्युलर लैंग्वेज का यूज करें, ताकि लोग उनसे जुड़ पाए। सिर्फ जबरदस्ती अंग्रेजी ना थोपा जाए या सिर्फ अंग्रेजी हिंदी ना थोपा जाए। एक कहीं ना कहीं एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें ये 3 टियर लैंग्वेज सिस्टम भी है, जो मुझे लगता है एक अच्छी चीज है। तो कहीं ना कहीं बच्चे वो संवाद और कर पाएंगे कि अगर वो अपने पेरेंट्स को सुनते हैं कि वो बंगाली में बात कर रहे हैं या वो जो असमिया में बात कर रहे हैं, तो वो उस भाषा में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। सो आई थिंक दीज आर द शॉर्ट टर्म गोल्स दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट. Coming back to long term goals, first of all, what I feel is the change in the qualitative aspect.
आपको जो है एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट करना चाहिए कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग फ्री एजुकेशन वो आप मत करिए। इट्स मच बेटर कि बच्चा ना पढ़े रादर देन वो जो है चौथी क्लास की कक्षा का करिकुलम नहीं समझ पा रहा है। वो 8वीं तो कर लेगा लेकिन वो 9वीं 10वीं में फेल हो जाएगा। सो वो यू नो लाइक बैक टू स्क्वायर जीरो। तो आपने जहां से इनिशिएट किया आप घूम फिर के अगर वहीं पर आ रहे हैं तो इट मेक्स नो सेंस टू मी। तो आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ऑल थिंग्स गवर्नमेंट हैज डन और हैव डन, कुछ ऐसी बहुत ही अच्छी जो है वो आई हैं, इन्होंने जो है गवर्नमेंट स्कीम्स निकाली हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। जैसे कि इन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना लाई थी, मुख्यमंत्री लाडली योजना लाई है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई है, और जैसे यूपी में है कि, और AIADMK की जब गवर्नमेंट थी तमिलनाडु में तो वहां पे फ्री लैपटॉप्स दिए गए थे। तो अभी तो हम बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में जी रहे हैं, कोविड का समय है, लोग रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, बट मुझे लगता है इंटरनेट बहुत बेसिक हो चुका है। तो अगर जो है आपके पास लैपटॉप ही नहीं है, वाईफाई ही नहीं है और जियो का सिम नहीं है तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? तो आप सारी चीजें जो है किताबी रह जाती हैं और ये सारी चीजें दे विल रिड्यूस डाउन टू जीरो। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ऑल गवर्नमेंट हैज डन कि उन्होंने जो है इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किए हैं, 0 इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड किए हैं, फ्री यूनिफॉर्म दी है, फ्री लैपटॉप्स दिए हैं, फ्री टेक्स्ट बुक्स दी हैं। तो ये फ्रीबीज बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी तारीफ करूंगी कि कहीं ना कहीं ये जो है इन्होंने बहुत सारी चीजों में बदलाव लाया है। बट एट द सेम टाइम सिर्फ फ्री चीजें देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो एक क्वालिटी, जो एक स्टैंडर्ड जो आप सेट कर सकते हैं कि आप वो इंश्योर करिए कि 8वीं तक बच्ची इतना पढ़ जाए कि वो कहीं फेल होने के चांसेस ना हो और वो एक खुद से जो है एक अच्छा आगे रास्ता क्रिएट करे। दैट शुड बी द एंडेवर। और बाकी तो वो एक शायर थे कैफी जी, उनकी वो लाइन मुझे बहुत पसंद है कि अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो एट दैट पॉइंट ऑल्सो मुझे ये लगता है ये बहुत जरूरी है कि कलेक्टिवली, कॉन्शियसली, इंडिपेंडेंटली सोसाइटी के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे एक हम जो है एक यूनाइटेड यूनिसन आवाज उठाएं और इस चीज को हम आगे ले जाएं। सो दैट इज माय इनटेक ऑन दिस, श्रेया। यस मैम, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को एक्सप्लेन किया, स्पेशली जो टीचर्स, क्वालिटी ऑफ टीचिंग के बारे में आपने कहा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारे इनॉग्रल सेशन में अपराजिता सारंगी जी आई थी। उन्होंने भी इस बात पे बहुत जोर दिया कि टीचर्स का रिक्रूटमेंट जितना स्ट्रिक्ट हो सके उतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके। आई थिंक इसी बात को कनेक्ट करते हुए मैं आशिया मैम के पास जाना चाहूंगी। मैम, आप खुद एक टीचर हैं और ग्रामीण इलाकों से जुड़े रहकर आपने काम किया है। तो एज ए टीचर आपको क्या लगता है कि एक टीचर किस तरह से कम्युनिटी को स्कूल से जोड़ सकता है और बच्चियों को स्कूल तक ला सकता है? एक टीचर को रिस्पॉन्सिबली क्या रोल प्ले करना चाहिए? मैम बिल्कुल सही पूछा है आपने क्वेश्चन, श्रेया। देखिए, बालिकाओं की शिक्षा पे बात चल रही है तो मैं भी यही मानती हूँ कि अगर एक पुरुष या एक बालक शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और अगर एक बालिका शिक्षित होती है तो पूरी जनरेशन शिक्षित होती है। और ये चीज हमें उन अभिभावकों को, समुदाय को बस समझाना होगा। तो इसके लिए जब मैं वहां पर पहुंची तो ये एक चीज थी कि वहां पर, आवाज आ रही है श्रेया मेरी? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ये चीज थी कि वहां पर जो पेरेंट्स थे उनकी कम से कम 5 बेटियां, 6 बेटियां ऐसे हैं, तो जो बड़ी बेटी होगी वो सारे छोटे भाई बहनों को संभालेगी और माँ के साथ खेत में काम कराएगी। वो ड्रॉप आउट है, उन्हें कोई उसका कोई टेंशन नहीं है कि बच्ची ड्रॉप आउट है। स्कूल में अगर नाम लिखा है वो नहीं जाती है, पूरे पूरे मंथ वो एब्सेंट है। माँ बाप को अगर उनसे कहो कि आपकी बच्ची क्यों नहीं आ रही तो वो कहते हैं कि काम कौन करेगा। तो इसे कैसे दूर करें, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा? इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्कूल का एटमॉस्फेयर चेंज करा, और जब भी पेरेंट्स से मिले, उनसे बात करी, तो हमने ज्यादा माताओं को रिक्वेस्ट करी कि उनकी मम्मियां स्कूल आएं, क्योंकि पापा तो वैसे भी नहीं रहते। अब जब उनकी मम्मियां आने लगी तो उनका सबसे पहले प्रॉब्लम था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। हम लोगों ने टाइम टेबल बना करके पेरेंट्स को दिया कि ये शेड्यूल है आपके बच्चे के लिए, बॉयज हो या गर्ल्स हो। लेकिन जब उन्हें पढ़ना नहीं आता तो वो उसका क्या यूज करेंगी? फिर क्या करते, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इन्हें कैसे भी करके हमें अवेयर करना है। सिर्फ हमारी बात कहने से ये आएंगे, मीटिंग में सुनेंगे और ये अगले दिन फिर अपने उसी रूटीन में चले जाएंगे। कितना हम कह सकते हैं उनसे? और इतना वक्त भी नहीं होता है टीचर के पास कि वो अपने 10 से 4 का ड्यूटी करे और वो फिर पेरेंट्स के पास बार बार जाए। हमने महीने में 1 बार 2 बार उनकी काउंसलिंग कर दी, रोज रोज नहीं हो सकती ना काउंसलिंग।
तो इसके लिए हमने ये सोल्यूशन निकाला कि उन माँओं को जो अपनी बेटियों के साथ खेत में काम करती हैं, उनको ले जाती हैं, उनसे बच्चे छोटे बच्चे दिखवाती हैं, तो उनको जब हमने अपने यहाँ पे बुलाना शुरू किया, तो हमने उनसे कहा कि अब कोई भी रजिस्टर में अंगूठा नहीं लगाएगा। अब क्या करें? अंगूठा लगाती हैं। तो कहें कि मैडम जी यही है, हमको तो नहीं आता साइन करना। तो आपको साइन करना तो सीखना ही सीखना होगा क्योंकि आप एक माँ हैं। अब उनको इस उससे कि हाँ, इंस्ट्रक्शन हो गया है मैम की तरफ से कि अब इन्हें साइन करना है, तो अब हमने इसके लिए उनकी पाठशाला स्टार्ट कर दी। यानी कि प्रौढ़ शिक्षा महिलाओं की पाठशाला। तो पूरे 1 साल हमने अपने स्कूल में यही किया कि महिलाओं की पाठशाला स्टार्ट करी। अब वो सैटरडे लंच के बाद आएँ और अपना पूरा 1 वीक का पूरा उनका शेड्यूल फिक्स था, वो उसे करें। तो इस तरह से करने से लगभग 50 से 60 महिलाएँ न्यूज़पेपर रीडिंग करने लगी। तो ये अचीवमेंट इतना अच्छा हुआ कि पहले तो हमने अपने स्कूल की रसोइयों को पढ़ाया, वो जब पढ़ने लगी तो जैसे हमारे स्कूल की न्यूज़ अक्सर आती रहती है न्यूज़पेपर में, तो जब न्यूज़ आती थी तो हम जब स्कूल पहुँचते थे तो पहले ही हमें पता चला आज मैम न्यूज़पेपर में आया है स्कूल का, इसके बारे में आया है, ये आई है, ये न्यूज़ आई है। तो इतना खुशी होती थी कि वो अंदर का नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन हेडिंग पढ़ लेते हैं, तो इससे बड़ा इनकरेज होती थी वो दूसरी पेरेंट्स भी जो कि अभी नहीं पढ़ पाती थी। तो जब महिलाओं की पाठशाला चली तो उसमें इतनी तेज़ी से महिलाएँ आने लगी मतलब उससे ये पता चला कि वो पढ़ना चाहती थी लेकिन उनका पति का अलाउ नहीं था, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि तब उनके टाइम पे उनके माँ-बाप उनको पढ़ाए होते। फ्री में कौन पढ़ाएगा? तो हमने कहा हम किस लिए हैं, आप आइए। कहे मैडम जी टाइम नहीं मिलता, यानी हमने कहा सैटरडे को तो मिलेगा, चलिए लंच के बाद से आइए, ऐसे करके उनको आना शुरू हुआ। तो 1 आई, 2 आई और उसमें हम ये करते थे कि उसमें एक्टिविटीज़ कराते थे। किसी दिन ढोलक पे कराते थे, किसी दिन लोकगीत कराते थे, किसी दिन नृत्य कराते थे, मतलब उनकी माँओं से हमने एक-दूसरे की मित्रता कराई। वो एक-दूसरे से मिलती नहीं थी। उनको कि अपने आप आस-पड़ोस वाले से बात करने का टाइम नहीं था क्योंकि वो दिन भर खेत में जाती थी, फिर वो घर का सँभालती थी, पति पी-पा के आते थे, मारते-पीटते थे, मतलब बहुत बैड कंडीशन। एक लड़की का तो ये हाल था कि वो बच्ची इतनी बुरी तरह से ड्रॉप आउट कर दी गई थी, वो स्कूल नहीं आती थी, वो जब भी माँ के साथ खेत में जाती थी, तो वो गेट पे रुक जाती थी और वो ये देखती थी कि अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कभी ट्रेन वाला खेल होता रहता था स्कूल में, तो वो कभी-कभी खेलने लग जाती थी। बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन परमिशन नहीं थी कि वो स्कूल में एडमिशन ले। हमने बुला करके उसका एडमिशन कर दिया। जब एडमिशन कर दिया तो उसे बता दिया, लेकिन उसके पापा को जब ये बात पता चली कि इसका एडमिशन हो गया तो उसे बहुत मारा। इतना मारा कि वो फिर स्कूल आना बंद कर दी। तो ऐसी कंडीशन जब होती थी तो मतलब माँ को तो हमने जोड़ दिया। अब उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। इसी तरह एक बच्ची और थी, उसको डांस में इतना इंटरेस्ट था कि उससे अच्छा हमारे पूरे स्कूल के कोई बच्चे डांस नहीं करती थी। तो जब हम अपना एनुअल फंक्शन कराएँ तो उसे डांस करवाएँ। उसके पेरेंट्स को पता चला, उसके फादर को, तो उसका अलाउ बंद कर दिया, उसको प्रोग्राम में नहीं भेजा और उसको बहुत बुरी तरह से मारा और उसके छोटे भाई-बहनों ने आके ये बात बताई कि अब वो स्कूल नहीं आएगी, मतलब दीदी नहीं आएगी, उसको पापा ने मारा है कि वो डांस में की थी। और इसके लिए हमें सबसे पहले उनकी माँओं को बदलना होगा क्योंकि वो ही अपने पति को समझा सकती हैं। वो ही उनसे बात कर सकती हैं। अगर हम उनसे बात करेंगे, वो ये बोल देंगे, "मैडम जी तुम तो बस यही सब कहती हो, हमें बहुत काम है।" चल देंगे, वो बात नहीं सुनेंगे। तो जब हम उनकी माँओं की बार-बार काउंसलिंग करेंगे, तो एक माँ ही है जो अपनी बेटी के लिए खड़ी हो सकती है। तो हमें बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस करनी होगी, माँओं माँओं को ये बात समझानी होगी कि तुम्हारी बेटी दूसरे घर जाएगी और अगर तुम्हारी तरह ही वो ज़िंदगी जिएगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारी तरह ही वो खेतों में काम करेगी, तुम्हारी तरह ही वो दूसरों के घर के काम वाली बनेगी या मज़दूरी करेगी, कैसे तुम सोच सकती हो कि ये तुम्हारी बच्ची है? और हर माँ चाहती है कि उसकी बच्ची कुछ करे। तो इस तरह से हमारे यहाँ बदलाव हुआ और इसके साथ-साथ हमने ऐसे कुछ और चीज़ें करी हैं जैसे कि हमने कैंप लगाने शुरू करे स्कूल में। कैंप किस लिए लगाए? वो भी हमने उन महिलाओं को ही अट्रैक्ट करने के लिए कि इनकी रुचि बढ़े। तो जैसे वो महिलाएँ हैं, उनकी बड़ी लड़कियाँ हैं, कुछ तो पढ़ाई इंटर करके नहीं करी, कुछ हाई स्कूल, मतलब वहाँ का ये था कि कोई हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ती थी क्योंकि दूर होते थे कॉलेज और वहाँ जो ऐसा एरिया है वहाँ पर सिर्फ प्राइमरी, अपर प्राइमरी, अब उसको बच्चे को अगर मैट्रिक करना है, हाई स्कूल करना है तो उसे दूर जाना पड़ेगा। पेरेंट्स को अलाउ ही नहीं है, ख़ास करके फादर अलाउ नहीं करते कि बच्ची जाए। हाँ, ये बात सही है कि सुरक्षा की दृष्टि से वो नहीं अलाउ करते होंगे या पर्दे की वजह से, तो वहाँ पर बहुत ही कम लड़कियाँ ऐसी थी जो हाई स्कूल के बाद पढ़ती थी। तो इसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी बनाई स्कूल में और उस लाइब्रेरी में मैंने बहुत अच्छी-अच्छी किताबें, मतलब बड़े हायर लेवल की हाई स्कूल, इंटर की भी बुक्स मैंने उसमें रखी और उन लड़कियों को मैंने बुला-बुला करके उसका लस्का लगाया कि चलो तुम ये लो, ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो। तो इस तरह से उन लड़कियों ने फिर प्राइवेट इंटर किया, फिर प्राइवेट वो बीए भी कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी 10-15 लड़कियाँ हैं। और कैंप में हम ये करते हैं कि हर समर समर कैंप लगाते हैं और ऐसे अभी लॉकडाउन में हमने जो कैंप लगाए,
उसमें हमने कढ़ाई और सिलाई का प्रशिक्षण दिया। तो उसमें कुछ माएँ आती हैं, कुछ बड़ी लड़कियाँ जो कि अभी जैसे अनमैरिड हैं, उनकी मैरिज लग गई है या कुछ है, तो उनको हम सिलाई कढ़ाई से जोड़ते हैं। तो इससे हम उनसे बात तो कर लेंगे ना, वो हमें मिलेंगी तो ना, ऐसे तो वो हमें मिल ही नहीं रही हैं। अगर हम एक दिन मीटिंग के लिए उन्हें बुलाएँगे तो 50% आएँगी, 50% नहीं आएँगी। लेकिन हमने उनको कैंप का लालच दिया कि आप आओ, इस तरह आपका ये चीज़ आप तैयार करोगे, तो हमने उन्हें कुछ पैसे भी दिए। तो इस तरह हमें ये लगता है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी माँओं को अट्रैक्ट करना होगा, खुद से जोड़ना होगा। इतनी बुरी स्थिति है मतलब ग्रामीण में, शहरों में तो हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हैं औरतें, बीए, एमए करके अगर वो हाउसवाइफ भी बनी हैं, वो नहीं भी जॉब कर रही हैं, फिर भी वो अपनी बच्ची को कम से कम ये सोच रही हैं कि मैंने अगर एमए करा, बीए करा, तो कम से कम ये इसके आगे बढ़े, बीटेक करे, बीएड करे, कोई डिग्री ले और जॉब करे। लेकिन जो गाँव की औरतें हैं, वो बिल्कुल अंगूठा छाप हैं। उनको ना घर में पढ़ाया गया है, ना वो अपनी बेटियों पर पढ़ाई के लिए प्रेशर दे पाती हैं और सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि माँ-बाप बचपन से ही ये बात करने लगते हैं कि इसकी शादी हो जाएगी। हाँ, ये 5 कर ले, ये 8 कर ले, अपर प्राइमरी इसकी शादी हो जाएगी। तो उस बच्ची के दिमाग में ये चीज़ बचपन से ही आ जाती है कि मेरी शादी हो जाएगी, मुझे 8 तक करना है। हमारे क्लास में कई ऐसी लड़कियाँ थी, वो 5th के बाद जब उनका एडमिशन नहीं लिया, तो हमने कहा कि अब कहाँ पढ़ना है बेटा तुमको? तो कहती थी पापा कहते हैं कि हम शादी कर दी जाएगी। मतलब इतना मतलब बच्चा खुद इतनी छोटी बच्ची और की भी गई है। कुछ बच्चियों की हमारे यहाँ 5-6 के बाद मैरिज की गई है, लेकिन वो स्टार्टिंग में। अब हमने इस चीज़ को रोक दिया है। सिरे से हमने इस चीज़ के लिए बहुत प्रयास करे कि वो बच्चा जो हमारे यहाँ 5 से निकल रही है, खासकर बच्ची, उसे हम खुद कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएँ। बस करना क्या होगा कि हमें वो स्कूल थोड़े करीब लाने होंगे, इसके लिए सरकार को थोड़े प्रयास करने हों, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाते हैं, उनकी सुरक्षा, उनको भेजना, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि उनके लिए रिक्शा या बस या साइकिल प्रोवाइड कराएँ, तो वो बच्चियाँ कैसे जाएँगी आगे? लेकिन फिर भी हमने अपने स्तर से जो भी हो सका उन बच्चियों को हमने एडमिशन कराया। अब 3 साल से हमारे यहाँ की कोई भी बच्ची ऐसी नहीं है जो 5th के बाद पढ़ाई ना करे, वो सब कर रही है, सबको पता है कि मैम जब तक हमारा एडमिशन नहीं होगा, मैम पूछती रहेंगी, बात करती रहेंगी, तो उनको अपना बताना ही पड़ता है, आकर के लिखवाना पड़ता है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा एडमिशन हुआ है, इस तभी हम उनकी टीसी काटते हैं। तो इस तरह से जोड़ के ही हमने ये काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बालिकाओं को अवेयर करने के लिए, उनके पेरेंट्स को अवेयर करना पड़ता है, क्योंकि तभी बदलाव हो सकता है। यस मैम। जी, आई थिंक आपने जो पूरी प्रोसेस समझाई कि किस तरह से हम समाज को जोड़ सकते हैं स्कूल से, और जो एक इमेज नॉर्मली हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बना लेते हैं ना कि वो लोग पढ़ाते नहीं हैं, ये वो, आपका काम पूरी तरह से वो इमेज को चेंज कर रहा है आई थिंक। नहीं, और अब हर ऐसा टीचर को, नहीं ना है, सिर्फ गवर्नमेंट। अभी ऐसा यस नहीं मैम। है। देखो अभी मैम ने बोला कि बुनाई और ये टीचर्स और कुछ भी और क्या ऐसा अब मैं नहीं जानती कि अब ऐसा कोई भी टीचर होता हो। अब इस टाइम पर नए टीचर्स में जी कोई भी ऐसा टीचर होता हो जो स्कूल में अपने घर के काम करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर में स्कूल के काम करते हैं। क्योंकि हमारे पास स्कूल में सिर्फ वो बच्चे होते हैं और उनका फ्यूचर होता है और स्कूल के जो हमारे वर्क होते हैं, जो हमारे रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि हेड के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी होती है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी का जो हेड होता है समझ लीजिए वो बोझ तले दबा होता है। तो उसके इतने पौधे जो तैयार करने होते हैं वो हमारे घर आते हैं डेली स्कूटी में रख के, फिर हम उसे घर पे तैयार करते हैं। तो स्कूल में तो सोच ही नहीं सकते घर का काम करने का। इवन अगर कोई कॉल आ जाती है किसी फैमिली मेंबर से, तो उसे भी हम वेटिंग कर देते हैं और हम नहीं अटेंड करते। हमारा बेस्ट है कि हमें स्कूल में उन बच्चों को देना है। तो इस टाइम पर समझ लीजिए स्कूल में पौने 300 छात्र संख्या, जो कि 2016 में 7 बच्चों से शुरू किया था। तो अगर वो पौने 300 बच्चे कुछ बिना लिए चले जाते हैं, वो बच्चियाँ भी हैं, वो बच्चे भी हैं, तो हमें कैसे नींद आएगी? कैसे हम सो पाएँगे? तो इसलिए हमें स्कूल में कभी कुछ भी टाइम नहीं है, हम लोग बहुत बिज़ी हैं। I'm so proud of you, Asiya मैम, थैंक यू सो मच। मे बी ऐसा हो सकता है हम लोग पुरानी कुछ बातें ऐसे सुनते आ रहे हो, बट ओवरऑल वही होता है कि रिपोर्ट्स यही कहते हैं कि टीचर्स जो है इस चीज को सीरियस नहीं लेते। बट इफ वी हैव टीचर्स लाइक यू, जिनके बोलने पर से मतलब मेरे रोए खड़े हो गए, आपने इतनी अच्छी बातें बोली हैं, तो यू नो इफ वी हैव टीचर्स लाइक यू, आई एम सो श्योर कि उस कॉलेज का, स्कूल का फ्यूचर इंटैक्ट है और लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। मेरी अपनी, जी, जी, मेरी मैम एक अपनी, और आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, फिर सुनती जी हूँ कि हमारे यहाँ का जो एरिया है जिसमें जहाँ पर हम गए वो पूरा मुस्लिम एरिया है। जी जी वहाँ पर सिर्फ 10% बच्चे हैं जो नॉन मुस्लिम है, बाकी सब मुस्लिम है और वो बहुत ज़्यादा पर्दा है वहाँ पर। मतलब लड़कियों के लिए कोई भी जीन्स अलाउ नहीं है, स्कर्ट अलाउ नहीं है। अब आप सुनिए, बच्ची थी एक जो बहुत मतलब अच्छी बच्ची थी, उसके पापा इतने स्ट्रिक्ट थे कि उसे डांस, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते ना, तो अब क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूँ,
और मुझे इस बात से बहुत बुरा लगता था कि ये इस मुस्लिम होने की वजह से ये क्यों इसको इतना रोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी और चीज़ें करो, अच्छे से रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो वो बच्ची इतनी अच्छी डांसर है, अभी भी वो स्कूल में है, उससे अच्छा कोई डांस नहीं, मुझे नहीं आता उतना अच्छा स्टेप मतलब वो करना, लेकिन उसके पापा की इतनी सख्ती के बावजूद भी मैंने उसे एनुअल फंक्शन में गणेश वंदना करवाई, ज़िद से करवाई, उसके पापा ने देखी, कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को करने की सच्चे मन से ठान लेते हैं ना कि नहीं हम ये करके रहेंगे, तो हमारा पूरा समाज और पूरा समुदाय हमारा सहयोग करता है। तो एक वो उनके पापा अकेले खड़े थे और बाकी 10 पेरेंट्स एक तरफ खड़े थे कि नहीं ये बच्ची करेगी। मैम ने इसे दिया है ये प्राउड रोल। ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू मैम, सो प्राउड ऑफ यू। इसी चीज से मुझे एक छोटी अपनी बात याद आती है। मैं एक्चुअली तिहाड़ जेल में लीगल काउंसलर रही हूँ 2-3 साल, तो मैं वहां जाती थी। और गवर्नमेंट के स्टेप पे अगर हम बात करें तो जैसे मैं महिला जेल में जाती थी, महिला कारागार नंबर 6, तो वहां पे एक चूंकि औरतें हैं बहुत सारी और हर तरीके की होती हैं, 60% अंडर ट्रायल हैं, बाकी 40% कन्विक्टेड हैं वहां पे प्रिजनर्स जो रह रहे हैं। तो उसके साथ ही चूंकि इनके बच्चे, बहुत लोगों की, बहुत महिलाएं ऐसी होती है जिन्होंने जेल में ही बच्चों को जन्म दिया है या जिनके छोटे बच्चे हैं और वो माँ से दूर नहीं रख सकते, तो उनके लिए साथ में एक क्रैश टाइप की फैसिलिटी भी और उनको उनकी स्कूलिंग होती है जो सरकार फ्री में प्रोवाइड कराती है। अप टिल क्लास 5th जो है उनको पढ़ाया जाता है। तो कैसे भी महिला रही हो, चाहे उसने दहेज उत्पीड़न में अपनी बहू को जलाया हो, चाहे कोई मर्डर करके आई हो, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर हो कि उसने जो है ड्रग्स और ये सारे सब्सटेंसेस बेचो, कैसी भी महिला हो, लेकिन द मोमेंट उनका बच्चा यहाँ पे जेल में आता है, मैंने वो मानसिकता देखी है कि वो कितना बेचैन रहती है कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए, जो वो एक गंदगी वो खुद देख रही है, बच्चा वो चीज ना देखे। तो एट द सेम टाइम हम लोग ने भी वहां पे ये सेम इनिशिएटिव लॉन्च किया। तुम एटलीस्ट जो है ठप्पा ना लगा के तुम वहां पे साइन करना सीखो। एक कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स होते हैं जहां महिला को अपने बच्चे से मिलने के लिए दिया जाता है, अदरवाइज यूजुअली वहां पे केयर टेकर्स और होते हैं। तो उस समय महिलाएं बच्चों को पढ़ाती हैं या इस तरीके से साथ में उनको बैठाया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप जब भी बच्चे से मिल रहे हैं तो उस समय पूछिए उससे कि आपने कितना पढ़ा है, कितना रिवाइज किया। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सरकार मुझे भी लगता है कर रही है किसी लेवल पे। और ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि लाइक अगर आप ठान ले और आप अड़ जाएं, एंड दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट कि आपने उनसे गणेश वंदना कर पाई, तो एक तीर से 2 निशाने, वो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है एक चीज है। एंड थैंक यू सो मच वी आर हैविंग टीचर्स लाइक यू। थैंक यू आई मैम। थिंक ये पैनल डिस्कशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, बट वी आर रनिंग वेरी लेट। हम बहुत समय आई थिंक हमने ले लिया है, सो आई थिंक अब हमें इसे कंक्लूजन की ओर लेके जाना चाहिए हमारी कॉन्फ्रेंस को। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। ऑफ कोर्स आप तीनों बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग वर्क कर रही हैं, एंड आई थिंक अगर आज की ये कॉन्फ्रेंस देख के कोई एक पर्सन भी मोटिवेट होता है तो हमारी इस कॉन्फ्रेंस का जो गोल है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। एट द एंड मैं बस यही कहूंगी कि जो लोग ये सोचते हैं ना, हमारे समाज में बहुत लोग सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाकर क्या होगा या लड़कियां पढ़ लिख कर क्या कहेंगी, क्या करेंगी, तो उनके लिए आई थिंक आज का हमारा जो ये पैनल है वही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पढ़ लिख कर लड़कियां आशिया फारूकी की तरह समाज की चुनौतियों से लड़ना सीखेंगी, प्रज्ञा परिजात सिंह की तरह समाज को उज्जवल बनाएंगी और वर्षा छाबरिया की तरह घर घर तक अपनी आवाज पहुंचाएंगी। थैंक यू सो मच यू ऑल। वर्षा मैम, आशिया, थैंक यू सो मच। वर्षा मैम कुछ बोल रही थी। थैंक यू आपकी श्रेया। बात जरूर यस मैम। करना चाहूंगी कि कौन कहता है चिरागों से ही यस रोशनी मैम। होती है, कौन कहता है चिरागों से ही रोशनी होती है, बेटियां भी घर में उजाला लाती हैं। तो आशिया मैम, प्रज्ञा मैम आपका बहुत से उदाहरण है। मैम, और वर्षा मैम जी आपसे पारी, जी 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 आपका रेडियो का प्रोग्राम पे हमारे स्कूल की बच्चियां भी कभी आए, हम ये बिल्कुल। मैं रेडियो की टीम से हूँ, तो लिमिटेड सेकंड में बोलना हमारा काम होता है। मैं गिनकर 1 मिनट लूंगी और 1 ही मिनट पर अपना पूरा जो मेरा है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल और किस तरह से हम सब जुड़ सकते हैं वो बताऊंगी। 2016 में हमें एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था चक दे छोटू कार्यक्रम के लिए। उस कार्यक्रम में भी हमने आसिया मैम जैसा ही प्रयास किया कि जो लोग अंगूठा लगाते हैं उनके लिए ABCD से नहीं, उनका अपना नाम लिखें, ये उनकी शुरुआत होनी चाहिए। किसी बच्ची को ये डर ना हो कि वो स्कूल न जाए। हेल्थ या हाइजीन, जैसा प्रज्ञा मैम ने बताया, ये सारी चीजें डर होती हैं जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहते। सिक्योरिटी रीजन, माओ को आपको सेंसिटाइज करना पड़ेगा। आपका ये पूरा प्रयास जो है पार्टिसिपेशन से ही बढ़ेगा, चाहे वो आसिया मैम जैसी टीचर्स करें, प्रज्ञा मैम जैसी स्ट्रॉन्ग वॉलंटियर्स करें, मैं करूं, आप में से कोई भी कर सकता है।
माओ को सेंसिटाइज करना पड़ेगा और माओ को जोड़ने के लिए जो लोग ऐसे परिवारों से हैं जहां माएँ ही एजुकेटेड नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट सम प्रैक्टिसेस जहां पर आप वॉलंटरी एजुकेशन दे सके। स्कूलों के प्रयास, जैसा कि आशिया फारूकी मैम है, उनके प्रयासों को अपने रेडियो पर लाना ताकि कोई और स्कूल उससे सुनकर प्रेरित हो। तो बहुत जल्द मैं आपसे जरूर कनेक्ट करूंगी। प्रज्ञा मैम जैसे स्ट्रॉन्ग वॉलंटियर्स को अपने रेडियो पर मंचित करना ताकि उनके जैसे और वॉलंटियर्स खड़े हों। और देखिए, हम रिसोर्सेज जहाँ कम होते हैं, जहाँ अभाव होता है, वहां पर फिर चीजें जो अच्छी बढ़नी चाहिए वो गिरती चली जाती हैं। कोरोना के दौरान हमने जो पाया कि बच्चों में रिसोर्सेज की कमी है, बुक्स एंड डिवाइसेस। अभी ज्यादातर बच्चे डिजिटल एजुकेशन के लिए आदी हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के पास तो डिवाइसेज ही नहीं है। और कई बच्चे तो इसलिए पढ़ पाते हैं कि पापा आज फोन रख कर गए हैं और दोनों बच्चे एक ही स्क्रीन में से देख रहे हैं। तो हमने इस वक्त एक शुरू किया है बुक बैंक और डिजी बैंक। तो हम मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि पिछले एक हफ्ते में हम 6000 किताबें कम्युनिटी सोर्सिंग से इकट्ठा कर पाए हैं। और अब हम ये नोएडा और गाजियाबाद के सारे गाँव में बांटने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चे एग्जाम आ गए हैं लेकिन किताबों का इंतजार कर रहे हैं। ये वो बच्चे नहीं है कि जिनको आप अगर कहेंगे कि एनसीईआरटी की किताबें आप डाउनलोड कर लीजिए, उनके पास तो डिवाइसेस ही नहीं है, इंटरनेट की कमी है। अंत में बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा ताकि ये पूरा प्रयास बहुत स्ट्रांग बने। गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह से इन्हें रेगुलरली अवेयर जरूर करवाइए, बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ जोड़िए, कैंप्स के साथ जोड़िए, उनकी रुचि अनुसार जोड़िए, क्योंकि प्यार से ही कहानी आगे बढ़ती है ना, और बदलाव भी प्यार से ही आता है। आप मीटिंग के लिए नहीं, पार्टिसिपेशन के लिए बुलाइए माओ को, बच्चों को, अभिभावकों को, सभी को, समुदाय से लोगों को, और ये आपका रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। आपका अपना एक छोटा क्लब होना चाहिए। हमारा भी एक क्लब है जिसका नाम है गुटरगू क्लब, इन बच्चों का, कि जिसका जो भी टैलेंट है वो शोकेस करे ताकि वो एक्सप्रेशन में आए। अंत में स्ट्रांगली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर आना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा बहुत सारी मुहिमें हैं जो अभी भी बहुत सारे परिवारों को नहीं पता है। मुफ्त में किताबें मिलती हैं, मिड डे मील भी मिलता है, आपको वॉलंटरी एजुकेशन मिलती है जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको अपना समय देना है। इनको लाइफ स्किल्स के साथ जोड़िए, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस तरह की चीजें सिखाएं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सिखाएं, जिससे ये अपना थोड़ा भी कुछ अर्न कर पाए ताकि ये चाइल्ड लेबर का शिकार न बने। And of course, when you educate a girl child, you are educating a woman, from a woman to a home, to a home to a locality to a society, and from a society to a country. तो देश का निर्माण ऐसे ही होगा और प्रयासों को जोड़ना पड़ेगा। मैं चाहूंगी जितने भी लोग इस मंच पर हैं, मुझे उषा खरे मैम दिख रही हैं बहुत प्यारी मुस्कुराहट के साथ, मैं आपसे भी जुड़ना चाहूंगी, प्रज्ञा मैम के साथ, सभी लोग अभिषेक जी की मदद के द्वारा। मैं चाहूंगी कि हमारी जो इतनी सारी आवाजें हैं, प्रयास बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों की ध्वनि को अब एक बड़ी ध्वनि बनाने का समय आ गया है। कम्युनिटी मीडिया उसमें आपकी पूरी मदद करेगा। सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो। और मैं एज अ पर्सन इसको और जुझारू तरीके से आगे लेकर जाना चाहूंगी। आप सभी से जुड़ूंगी और इनकी मदद के साथ जुड़ूंगी। और वही बात जो शुरू में कही मैंने, कौन कहता है चिरागों से रोशनी होती है, बेटियां भी घर में उजाला लाती हैं। उजाला लाने का समय आ गया है, आइए सब मिलकर उजाला लाते हैं। थैंक यू सो मच। शानदार, बहुत बढ़िया मैम। आई थिंक हमारा एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ है। ऑल थैंक्स टू आवर ब्यूटीफुल पैनलिस्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपने आपकी बिजी शेड्यूल्स में से टाइम निकाला हमारे लिए। एंड आई थिंक विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस सेशन। अभिषेक सर, सो हियर वी एंड दिस सेशन एंड मैं अभिषेक सर को आगे के प्रोसीजर के लिए हैंड ओवर करना चाहूंगी। Thank you so much, Shreya, and especially Pragya, Asiya मैम, वर्षा मैम, आप तीनों लोगों को, प्रज्ञा से तो हम पिछले 10 सालों से जानते हैं, and I have seen her journey, really inspiring, really proud of you. और आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत अच्छा। वर्षा जी, आपसे हमारा ड्यू है, हम अलग से कन्वर्सेशन करेंगे, आज बहुत कम समय मिल पाया आपको। आसिया मैम को तो जितना सुनो उतना कम है, तो मैम हम आपको भी सुनेंगे। और थैंक यू सो मच आप सभी का।